वंदे मातरम साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3। ठीक है, यह याद रखें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में एंड क्रॉप रोटेशन वाला जो है आगे चैप्टर हमको बढ़ाना है। तो आइए, इसी के साथ अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर या पीएटी 2027 की अगर तैयारी करना चाहते हैं, एम इंस्टीट्यूट उज्जैन का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं या ऑफलाइन तैयारी करते हैं तो यानी कि हमारे साथ तैयारी कर कर आप भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, यानी कि 12th के साथ ही अपना पीएटी में सिलेक्शन देकर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में आप चयनित हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज का जो चैप्टर है वो है सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो इस टॉपिक में यानी कि एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। अब एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? तो भाई एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको मिट्टी को ध्यान में रखकर, मिट्टी के साथ जो पानी को ध्यान में रखकर, फसल को बोए जाने के तरीके को ध्यान में रखकर जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण को हम बोलते हैं सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, चलो आगे बताता हूं कि भाई कैसे इसका वर्गीकरण करा। तो हमारे पास यानी कि हमको कोई वर्गीकरण करना है या हमें कोई फसल लगाना है, तो क्या हमारे सारे क्षेत्रों में एक जैसी मिट्टी पाई जाती है? नहीं, है ना। सभी क्षेत्रों में मिट्टी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उन मिट्टियों के आधार पर जो फसलें लगाई, फसल के आधार पर मिट्टी बदल सकते हो क्या? नहीं, मिट्टी के आधार पर आपको क्या लगानी है? फसल लगानी है, ना कि फसल के आधार पर मिट्टी। बात समझ में है ना? नहीं तो पता चला कि भाई क्या नहीं सर, हम तो नहीं, इसी मिट्टी में वो फसलें लगाना, तो भाई चला वो मिट्टी लाकर खेत में डाल ले, 5, 50, 100, 200 डंपर डाल ले और फिर क्या कर लेना? फसल लगा लेना। तो ऐसा संभव नहीं है मेरे दोस्त एग्रीकल्चर वालों। ठीक है, ध्यान रहे। तो जैसी मिट्टी होगी वैसी आपको फसलें लगाना ही पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं हम। तो बहुत सारे क्षेत्रों में भारत के हल्की मृदाएं पाई जाती है। कौन सी मृदाएं पाई जाती है? जिसे हम लाइट सॉइल क्रॉप्स कहते हैं। तो जो फसलें हल्की मिट्टी में उगाई जाती है उन्हें हल्की मृदा वाली फसलें कहते हैं भैया। अब हल्की मृदा क्या होती है सर? तो आओ, हल्की मृदा में बालू की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा? बालू। बालू का मतलब होता है सैंड, रेत। क्या बोलते हैं इसको? रेत भी कहा जाता है। ठीक है, इस रेत की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इस प्रकार की मिट्टियों में जो जल धारण क्षमता होती है वो कैसी होती है? कम। याद रहे, तो हल्की मिट्टी में सैंड, बालू का मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसकी पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी क्या होती है दोस्त? कम होती है। अब इसमें कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है वो ध्यान दो। कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाई जाती हैं, मूंगफली लगाई जाती है, प्याज लगाया जाता है, गाजर, टमाटर, सलजम, बाजरा, मोट एवं चौलाई जैसी फसलें इसके अंदर लगाई जाती है। यहां पर आपको फोटो में दिखाई दे रहा है बेटा, ना तो ये बहुत ज्यादा पीली मिट्टी है और ना ही ये बहुत ज्यादा काली मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरह का भूरा रंग अगर इसको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना ये कौन सी मिट्टी है बेटा? हल्की मिट्टी है। ठीक है, अब मिट्टी के बाद अब हल्की के बाद आती है मध्यम मृदा वाली फसलें, मीडियम सोइल। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में कणों का आकार मध्यम ही होता है, सब कुछ यहाँ मीडियम होगा, याद रखना। ठीक है, इसकी जल धारण क्षमता भी क्या है? नॉर्मली है, और वायु संचार भी क्या है? सब सामान्य है। तो यानी कि दोनों ही क्या है कि भैया इसमें सामान्य जल धारण क्षमता भी कम ही है, नॉर्मल है, और वायु जो संचार होगा वो भी नॉर्मल ही होगा, कोई ज्यादा नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं इस मिट्टी में? तो मक्का, कपास, सरसों, गेहूं, चना एवं अरहर इसके अंदर लगाया जाता है। तो ना तो ये बहुत ज्यादा काली दिखती है और ना ही बहुत ज्यादा ये पीली दिखती है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। अब इसके बाद बेटा, अब इस मिट्टियों के बारे में जब हम ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारा एक टॉपिक आएगा मृदा विज्ञान। क्या बोलते हैं हम इसे? सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस के अंदर भारत में और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली मिट्टियों के पूरे जो है एक एक चीजों में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको भाई चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आओ। तो हम मध्यम मृदा की बात हमने कर ली। अब मध्यम के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो भारी मृदा की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भारी आएगी। हेवी सोइल की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की मृदा में मृतिका तथा मृतिका दोमट का संगठन पाया जाता है। दोनों का, मृतिका, मृतिका मतलब होता है बेटा क्ले, मतलब क्ले मतलब बारीक मिट्टी, याद रखना। और क्ले लोम का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि मृतिका दोमट। इन दोनों का संगठन पाया जाता है बराबर मात्रा में। इनकी जल धारण क्षमता भी कैसी होती है? याद रखना, अधिक होती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है हाई होती है। इसमें लगाया जाता है बेटा गन्ना और धान। क्या लगाया जाता है? याद रखना, गन्ना और धान।
ठीक है, ये इस तरह की मिट्टी हमको दिखाई देती है ना। कई जगह आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी मिट्टी भी इसमें मानी जाती है इसके लिए लगाने के लिए। अगला आता है मृदा की समस्याओं के आधार पर। अभी हमने जो मिट्टी पढ़ी थी वो तीन ही टाइप से आपने मिट्टी पढ़ी, हल्की, मध्यम और भारी। ठीक है, ये तीन तरह की मिट्टियां हमने पढ़ी। अब मिट्टी में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की समस्या भी होती है। ठीक है, सॉइल प्रॉब्लम की हम बात करें बेटा, ठीक है, ये याद रहे कि मिट्टी के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, कुछ समस्याएं भी पाई जाती है। सर अब ये समस्याएं क्या होती है, तो समस्याएं का मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग तरीके के इसके अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, या न्यूट्रिशन की बात हम करें तो इसको समस्याओं को जानने के लिए हम बात करते हैं पीएच मान की। किसकी बात करते हैं बेटा, पीएच मान की। ठीक है, तो हम लोगों ने, ये आपने भी सुना होगा कि भाई हर एक प्रकार की वस्तु का, पानी का, ब्लड का, मिट्टी का, सभी का क्या होता है, पीएच मान होता है या पीएच वैल्यू होती है। क्या होती है, पीएच वैल्यू होती है। तो उस पीएच वैल्यू के आधार पर हमने अलग अलग पीएच वैल्यू के आधार पर क्या कर दिया, मिट्टी को बांटा हुआ है। तो याद रहे सबसे पहले आती है अम्लीय मृदाएं। कौन सी होती है, अम्लीय मृदाएं। अच्छा, किन किन छात्रों ने पीएच के बारे में पढ़ा होगा, जल्दी से मुझे ये बताओ बेटा, पीएच मान में कितने से कितने तक मान अंकित होता है, मुझे जल्दी से बताओ, है ना, कितने से कितने तक मान अंकित होता है, और उदासीन या न्यूट्रल कितने नंबर पर होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। खैर मैं ये सारी चीजें आपको मृदा विज्ञान में फिर से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये बताओ मुझे। तो अब अम्लीय मृदाओं में उपयोग यानी कि सहन करने वाली फसलें, अम्लीय मृदाओं को सहन करने वाली फसलें, तो धान, जई, राई, आलू, सरसों अम्लीय मृदाओं को क्या कर सकती है, सहन कर सकती है। मतलब इन फसलों को हम अम्लीय मृदा में उगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होगा उन्हें आप बोलोगे कैसी मृदाएं बेटा, अम्लीय मृदाएं। क्या बोलोगे, अम्लीय, अम्लीय मृदाएं। ठीक है, जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, अभी इसमें भी डिफाइंड होता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्षारीय मृदाएं। कौन सी मृदाएं बेटा, क्षारीय मृदाएं। ठीक है, तो यहां रहे 7.5 से 8.5 तक अगर रहता है तो इन मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहते हैं। बता ही दिया मैंने, अब क्या बताऊंगा बार बार। ठीक है, तो ये याद रखना, लवणीय मृदाएं कहते हैं। और इस पीएच स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, इस पीएच स्केल के में कितने से कितने तक मान अंकित रहता है, तो याद रखना 0 से लगाकर 14 तक लगभग इसके अंदर क्या होता है बेटा, मान अंकित रहते हैं, याद रखना। ठीक है, 7 से कम अगर वैल्यू होगी तो अम्लीय मृदाएं, 7 से ज्यादा होगी तो क्षारीय मृदाएं, और 7 पर होगी तो क्या बोला जाता है इसे बेटा, उदासीन मृदाएं। क्या कहा जाता है, उदासीन मृदाएं कहा जाता है। और 7.5 से 8.5 के बीच में होता है तो क्या कहा जाता है, लवणीय मृदाएं। या 9 तक भी लगभग पहुंच जाता है। ठीक है, तो अम्लीय मृदाएं मतलब 7 से कम पीएच में मन में धान, जई, राई, आलू, सरसों, अम्लीय मृदाओं को आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं भैया। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदाओं की। मैंने बता दिया अभी, क्षारीय मृदाओं को सहन करने वाली फसलें, जिसमें क्षारीय मृदाओं में हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, तो गेहूं, बाजरा, ज्वार, जौ, ग्वार, तिल क्षारीय मृदाओं में उगाई जाती है, याद रखना। ठीक है, कौन सी मृदाओं में, क्षारीय मृदाओं में। क्षारीय मृदा का मतलब जिसका पीएच मान 7 से क्या था, अधिक था, 9 से अधिक भी। अब सर आपने तो 14 तक बताया था बेटा, बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाती है। 9 से अधिक क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा। 7 से 9 तक अगर रेंज चलेगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और 9 से और आगे जाएगी तो बहुत अधिक क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब अगली आती है लवणीय मृदाओं को सहन करने वाली फसलें। इन मृदाओं का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। जल्दी से बताओ, 8.5 से कहां बताया था मैंने, 9.5 के लगभग का मैंने इसको बताया था, है ना, 7.5 साढ़े से, ये याद रखना। ठीक है, तो अधिक होता है इन मृदाओं को। और इन मृदाओं के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, जब मृदा विज्ञान पढ़ेंगे तो पूरा पीएच मान, पीएच स्केल, है ना, एक एक चीजें, छोटे छोटे पीएच मान के बारे में भी हम वहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जो कपास, बरसीम, डेंचा एवं घास की फसलें लवणीयता को सहन करने वाली फसलें होती हैं, तो ये ध्यान रहे आप लोगों को। आगे बात करते हैं हम अगला। ये तो हो गई मृदा विकार के आधार पर। ठीक है, कुछ सॉइल के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो अगर सॉइल अम्लीय हो तो अम्लीय जैसी फसलें लगाएंगे, क्षारीय होगी तो क्षारीय जैसी आपको फसलें लगाना है। अगला वर्गीकरण आता है बेटा, जलमग्नता को सहन करने वाली फसलें। ठीक है, वाटर लॉगिंग वाली क्रियाएं। तो वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जहां पर क्या होता है, कंटिन्यू पानी भरा रहता है, वहां पर नमी बनी रहती है ना, तो उसे हम बोलते हैं जलमग्न वाली। तो धान, डेंचा, पेरा घास, नेपियर घास, गीनी घास जलमग्न क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहां पर कंटिन्यू पानी भरा रहता है, जिन क्षेत्रों में कीचड़ी कीचड़ बना रहता है, ये ध्यान में रखना है। सूखा सहन करने वाली फसलें, अगला कौन सा आता है बेटा,
सूखा सहन करने वाली। यहां जलमग्न में तो क्या था कि जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है, जिस क्षेत्र में कंटिन्यू पानी पानी भरा रहता है, तो वहां जलमग्न वाली फसलें आपको लगाना है। अब सूखा सहन करने वाली फसलें मतलब भैया क्या, बाजरा, मोट, चौलाई, ग्वार सूखे की परिस्थितियों में अच्छी तरह उग जाती है। तो भाई इन फसलों को क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सूखा का मतलब जहां बारिश भी कम होती हो, याद रखना, बारिश भी कम होती हो, याद रखना 500 मिलीमीटर से कम, 500 मिलीमीटर से कम जहां पर वर्षा होती है उसे क्या बोला जाता है, शुष्क क्षेत्र। क्या कहा जाता है, शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हम कौन कौन सी फसलें लगाते हैं, बाजरा, मोट, चौलाई एवं ग्वार जैसी फसलें वहां पर लगाई जाती है, जो कि सूखा सहन कर लेती है, बहुत ज्यादा बारिश वहां पर नहीं होती है। मृदा कटाव के आधार पर अकॉर्डिंग टू सॉइल इरोजन, है ना, मृदा क्षरण भी होता है जिसे हम बोलते हैं कि मृदा कटाव होता है। तो मृदा कटाव यानी कि हवा जल अथवा हवा एवं जल दोनों के कारण होता है। तो याद रखना, मृदा कटाव यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है वो हवा के कारण भी होता है और जल के कारण भी होता है। दोनों परिस्थितियों में यह कटाव होता ही होता है। तो इन आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। अब मृदा कटाव भाई हवा से भी क्या होती है, हमारे खेत की मिट्टी उड़कर दूसरे खेत में चली जाती है या कई किलोमीटर तक चली जाती है। इसके बारे में भी मृदा विज्ञान में पूरा बताने वाला हूं, ठीक है। अब उसके बाद जल के द्वारा भी, तो बहुत ज्यादा जब बारिश होती है, खेत से पानी जब बाहर निकल कर आता है दोस्तों, तो आपने देखा होगा इस तरह की क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है। मतलब यहाँ की मिट्टी पानी के साथ बहकर आगे चली गई, जमीन के अंदर चली गई। तो मिट्टी का बहना पानी के साथ या मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है, मृदा कटाव या मृदा क्षरण कहलाता है। तो इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अगला, मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाली फसलें। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो मृदा कटाव को बढ़ावा देती है, तो याद रखना, ज्वार, बाजरा एवं मक्का। तो ये सारी धान्य फसलें होती है, इनकी जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, इनके पत्ते या ये फसलें ज्यादा फैलती नहीं है, इसके कारण मिट्टी का कटाव क्या होता है, ज्यादा होती है। तो मतलब ये बढ़ावा देती है, ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देती है। इनका जड़ तंत्र मिट्टी को अच्छी तरह बांध कर रखने में सक्षम नहीं होता है। मतलब क्या होता भाई कि वो बांध जड़ जो है ज्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, तो मिट्टी को बिल्कुल कस कर या पकड़कर नहीं रखती है। अब नहीं रखेगी तो वो मिट्टी पानी के साथ क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी, पड़ोसी के खेत में चली जाएगी, पड़ोसी के खेत से आगे दुश्मन के खेत में चली जाएगी, है ना। तो भाई यही होता है, यही है ना कि अलग पड़ोसी अड़ोसी में सब यही चीजें पाई जाती है। तो हम उसे बोलते हैं मृदा कटाव, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का जाना। अब मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें, मृदा आरक्षक फसलें से बोलते हैं, सॉइल कंजर्विंग क्रॉप्स, ठीक है, याद रखना। इरोजन जिसे रेस्टिंग क्रॉप भी कहा जाता है। तो मृदा आरक्षक फसलें, क्या बोलोगे इसको, मृदा आरक्षक। मृदा आरक्षक फसलें मतलब मृदा की रक्षा, क्या बोलोगे, मृदा की रक्षा करने वाली फसलें को हम बोलते हैं मृदा आरक्षक फसलें। मृदा की रक्षा करने वाली फसलों को मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। तो दलहनी फसलें मृदा कटाव को रोकने में सहायक होती है। याद रखना बेटा, कौन सी क्रॉप, दलहनी फसलें, पल्सेस क्रॉप जो होती हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं, ज्यादा जड़ें होती हैं तो ज्यादा मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं। तो इसलिए जितनी भी दलहनी फसलें लगाओगे वो सारी मृदा की रक्षा करती है। उदाहरण, मोठ, मूंगफली, मूंग, चौलाई एवं ग्वार। इनका भी ध्यान में रखना, विशेषकर सोयाबीन भी आती है, ठीक है, याद रहे सोयाबीन भी इसके अंदर आता है बेटा। अब ये क्या करती हैं, जब मृदा को, एक तो जड़ें इनकी बहुत गहराई में जाती है तो मिट्टी को क्या करके रखती है, पकड़ कर रखती है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, फैल भी जाती है। क्या हो जाती है, तो अगर बारिश का पानी ऊपर से बड़ा स्पीड में आता है तो पत्ते पर आता है और पत्ते से क्या होता है, धीरे से नीचे गिर जाता है, तो भी क्या होती है, हमारी सॉइल की रक्षा होती है। तो ध्यान रहे, तो मृदा, जहां मृदा कटाव की संभावना हो वहां दलहनी फसलों को फसल प्रणाली में शामिल करना चाहिए। मतलब जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर मृदा कटाव अधिक होगा तो वहां पर हमेशा आपको दलहनी फसलें ही लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई मृदा को बढ़ावा देने वाली फसलें और मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें, ठीक है, क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो बेटा एक बार कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि अगला वीडियो और भी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊं, है ना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि एग्रीकल्चर में आपको छोटी से छोटी चीजें और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट में आपको समझा सकूं, ठीक है। अगला आता है भू परिष्करण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टीलेज। क्या होता है टीलेज, भू परिष्करण, है ना, ये भी अपना 11वीं का चैप्टर है। भू परिष्करण का पूरा पूरा एक चैप्टर है, ये 11वीं में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रहे आपका। अब भू परिष्करण की आवश्यकता के आधार पर अलग अलग, क्योंकि जैसी मिट्टी होगी वैसा आपको भू परिष्करण करना पड़ेगा, ठीक है। अब मिट्टी कैसी होगी ये तो हम आगे पढ़ चुके हैं, अब जैसी मिट्टी होगी वैसा भू परिष्करण करना पड़ेगा।
तो भाई हम बात करते हैं पहला अधिक भू परिष्करण चाहने वाली फसलें, जिसमें ज्यादा कल्टीवेटर करने की आवश्यकता है, गुड़ाई करने की आवश्यकता है, वैसी फसलों को हम बोलते हैं अधिक भू परिष्करण चाहने वाली फसलें। इन फसलों के लिए अच्छी भूमि तैयार कर जो है तैयारी आवश्यकता होती है, मतलब जुताई करने की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना, धान, गेहूं, आलू, मक्का और तंबाकू। इनमें आपको अच्छी और गहरी जुताई की मिट्टियों में आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं बेटा अधिक भू परिष्करण चाहने वाली फसलें। ठीक है, इनमें ज्यादातर भू परिष्करण की क्रिया करना पड़ती है। दूसरा होता है कम भू परिष्करण चाहने वाली फसलें। इन फसलों को प्रारंभिक भू परिश्रम की कम आवश्यकता होती है, मतलब खाली खेत जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा आपको कोई भी कल्टीवेटर वगैरह नहीं करना है, बक्खर वक्कर नहीं चलाना है, कम किया जाता है, जैसे उड़द, घास, चुलाई, इनमें बहुत कम जो है भू परिष्करण करने की आवश्यकता आपको होती है। ठीक है, क्लियर है। आगे जल मांग के अनुसार, बढ़िया, अभी तो हमने बात करी थी कि भाई मिट्टी के अंदर जैसा जल होगा वैसी फसलें लगा देंगे। अब यहाँ जल मांग की बात कर रहे हैं, वाटर रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वाटर रिक्वायरमेंट की। तो डिफरेंट स्कोर रिक्वायर डिफरेंट जो है अमाउंट्स ऑफ वाटर, जो अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती है उनको अलग अलग प्रकार के या अलग अलग तरह से पानी की आवश्यकता होगी, भाई बराबर होगी। भाई मेरा पेट बड़ा है तो मुझे रोटी ज्यादा की आवश्यकता होगी, अगर जिसका पेट छोटा है तो उसको कम रोटी की आवश्यकता होगी। तो वो डिपेंड करेगा भाई भूख के ऊपर, किसके ऊपर, भूख के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं अधिक पानी चाहने वाली फसलें। ठीक है, तो जिनको हाई वाटर रिक्वायरमेंट जिन फसलों की होती है, तो इन फसलों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी, धान, अभी ये तो धान तो मछली की रानी है भाई, ये तो हमेशा पानी में ही खड़ा रहता है और पानी में ही उगेगा, तो इसके लिए तो फिर बात ही नहीं, छोड़ दें कि भाई ये तो क्या हो गया भाई, मछली जल की रानी है, क्योंकि जल में ही रहती है, तो धान भी जल में ही रहता है। तो एक प्रकार की धान हमारे लिए क्या हो गई बेटा, मछली। ठीक है, गन्ना बार बार इसे पानी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे साल भर इसे खेतों में पानी देना पड़ता है। और हरी सब्जियां और आलू को भी थोड़ा सा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रहे कि जिन फसलों को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है उन्हें हम बोलते हैं अधिक पानी चाहने वाली फसलें। अब बात करते हैं औसत पानी चाहने वाली फसलें की बात करते हैं, जिनको कम, ना तो ज्यादा ना ही कम। तो गेहूं, मक्का, कपास और जई, ऐसी फसलों को ना तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए और ना ही बहुत कम, मतलब मध्यम तरीके से इसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। कम पानी चाहने वाली फसलें, जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो बाजरा, ग्वार, मोट, उड़द, चौलाई, ज्वार, चना, सरसों, अरंडी, इन सारी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है ना। एक पानी, दो पानी या एक सिंचाई या दो सिंचाई भी अगर इन फसलों में अगर आप कर देते हैं तो भी इनका प्रोडक्शन लगभग मिल जाता है। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ पर बारिश की फसल लगाने के बाद जब किसी किसानों के पास कुएं में पानी नहीं रहता है, बोरिंग में पानी नहीं रहता है, तो आपने सुना होगा कि हम चने लगाते हैं, आल के चने चने लगाते हैं, या जिसे बोला जाता है बेटा राई, या इसे दूसरी भाषा में रायड़ा, है ना, अपनी क्या कहा जाता है, इसे रायड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दो फसलों को हम लगाते हैं क्योंकि इनको पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पानी नहीं भी है तो भी चना लगा देता है किसान, और चना बड़ा हो जाता है, और एक आध भगवान की कृपा हो जाती है तो ऊपर से मावठा वगैरह गिरता है और क्या हो जाता है, थोड़ा अच्छा उत्पादन आ जाता है। ठीक है, तो इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात, अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। पानी अगर आपके पास एक या दो पानी की सिंचाई है तो लगभग 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा, और नहीं है तो 2.5 से या 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमारा क्या हो जाता है, उत्पादन आ जाता है। और बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने भी अगर कृपा नहीं बरसाई तो लगभग 1 से 1.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तो लगभग फिर चने का प्रोडक्शन हमारा आ ही जाता है। समझ में आ गई। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कम पानी वाली चाहने वाली फसलें, जिन किसानों के पास पानी बहुत कम होता है। कौन से सीजन में बेटा, रबी में, है ना। खरीफ में तो भगवान की कृपा होती है, रबी की हम बात कर रहे हैं, रबी में अगर पानी नहीं होता है तो फिर इन फसलों को किसान उगाता है। प्रतिकूल मौसम के प्रति सहनशीलता, अब क्या होता भाई, हमारा जो मिट्टी अलग है, मौसम अलग है, एरिया अलग है, तो भाई हमारा मौसम भी सब कुछ होगा क्या, अलग अलग हो सकता है, बराबर है ना। मध्य प्रदेश में ही जो है अलग अलग तरह से बरसात होती है, किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी क्षेत्र में कम होती है। मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा ठंड गिरती है, तो बहुत जो किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी गिरती है। तो अलग अलग क्षेत्र के वाइज क्या होगा बेटा, यहाँ पर मौसम भी हो गया, है ना। तो इस मौसम के आधार पर भी हम फसलों को लगाते हैं। अब हम बात करते हैं मौसम की बात करते हैं तो पहला आता है पाला सहनशील फसलें। पाला को सहन करने वाली फसलें, कौन सी फसलें, पाले को सहन करने वाली। पाला देखा आप लोगों ने, ठंड के दिनों में जब ओस गिरती है और ओस के साथ जब ठंडी हवा चलती है तो फसलों की पत्तियों पर क्या जम जाती है बेटा, बर्फ जम जाती है,
और ये बर्फ पूरी रात जब जमी रहती है तो फसलें इससे जलने की संभावना होती है। लेकिन जो फसलें इसको जलती नहीं है, जिस फसलें इसको सहन कर लेती है, उसे हम बोलते हैं पाला सहनशील फसलें। ऐसी होती है चुकंदर और गेहूं। इनको पाले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता या इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसी जगह पर हमें, अगर हमें संभावना है कि यहाँ पर पाला गिरेगा, तो वहां पर चुकंदर और गेहूं आपको लगाना है। दूसरा आता है शीत सहनशील फसलें। शीत मतलब ठंडा, पाला नहीं, ठंडा। ठंडा तो पूरे मध्य प्रदेश में होता है, भारत में भी होता है, पर जरूरी नहीं कि सब जगह जहां ठंडा हो वहां पाला गिरे, बराबर नहीं गिरता है। तो जो शीत सहन कर लेती है, तो आलू, गोभी, सरसों और चना, ये सभी क्या कर लेती है, शीत को यानी कि ठंडे को सहन कर लेती है। लेकिन अगर ठंड के साथ अगर पाला गिरता है तो चना जल जाता है, आलू भी जल जाता है। ध्यान रहे है ना, क्योंकि आलू और चना क्या हो जाता है बेटा, पाले से जल जाता है। तो ये पाले में नहीं उगाई जाती, ये ठंड में उगाई जाती है। कहां उगाई जाती है, ठंड में, जिसे हम शीत बोलते हैं। गर्मी सहनशील फसलें, जहां की बहुत ज्यादा गर्मी सहन कर लेती है, तो बाजरा, ज्वार और कद्दू वर्गीय फसलें ये क्या करती है, सहन, यानी कि गर्मी के दिनों में भी लगभग इसको लगा सकते हैं, और ये क्या करती है, गर्म या गर्मी हवा को सहन करती है। अब बुआई विधि के आधार पर अगला वर्गीकरण आता है बेटा, बुआई विधि के अनुसार। किसके अनुसार, बुआई विधि के अनुसार हम बात करें तो भाई सभी फसलों को एक जैसा ही बोआ जाता है या एक जैसे तरीके से ही बुआई करी जाती है, बिल्कुल नहीं, सभी की अलग अलग बुआई की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, सीधी बुआई की जाने वाली फसलें कौन सी, सीधी बुआई। इन फसलों में बीज सीधे खेत में डाल दिए जाते हैं। हमको गेहूं लगाना है खेत में, तो गेहूं की क्या नर्सरी तैयार करोगे दोस्तों, नहीं, क्योंकि गेहूं के डायरेक्टली खेतों में क्या लगाए जाते हैं, बीज लगाए जाते हैं। तो बताओ काय काय के लगाएंगे, बोलो साथ में, गेहूं, सरसों, चना, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन, इन सभी को डायरेक्टली खेतों में बुआई कर दी जाती है। ठीक है, याद रखें। सीधी बुआई की बात करते हैं, उसके बाद आती है रोपणी के बाद। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्लांटेड क्रॉप्स, है ना, रोपणी फसलें। अब इन फसलों का पहले क्या तैयार किए जाते हैं, प्लांट तैयार किए जाते हैं, उसके बाद खेतों में लगाई जाती है। तो फसलों के बीज के स्थान पर पौधों के भागों को लगाया जाता है। पौधे के भागों को ध्यान में रखना बेटा, पौधे के भागों को लगाया जाता है, जिसे रोपणी फसलें कहते हैं। नर्सरी तैयार नहीं करना है, इनके पौधे के भागों को लगाया जाता है। जैसे गन्ना, तो गन्ने के सेट्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, जिसे टुकड़े हम कहते हैं, है ना, गन्ने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, यही गन्ने का बीज होता है, और यहीं से गन्ना क्या हो जाता है, उग जाता है। ऐसे गन्ने को खेतों में फैला दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आलू, तो भाई आलू होता है, तो इस आलू का 1/3 जैसी इसमें आंख होती है, वैसे हम इसके टुकड़े कर लिए तो खेतों में लगा दिया जाता है ना। तो ऐसे ही शकरकंद को भी लगाया जाता है। तो हम इसे बोलते हैं रोपणी फसलें, प्लांटेड क्रॉप्स। ठीक है, दूसरा, इनको चौपा जाता है। क्या करा जाता है बेटा, चौपा, याद है ना, दूसरी भाषा में अगर इसे कहें तो एक एक चीजों को इनको चौपा जाता है। ठीक है, अगला पौध रोपण फसलें, जिसे ट्रांसप्लांटेड कहते हैं। अब ट्रांसप्लांटमेंट क्या, कि पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर उसके बाद वहां से निकाला जाता है और वापस खेतों में लगाया जाता है। जैसे कि धान की हम बात करें बेटा, तो सभी लोगों ने धान तो सुना ही होगा, कि धान की पहले नर्सरी तैयार कर ली जाती है। आजकल तो धान की भी डायरेक्ट बुआई विधि आ गई है, डेपोंग मेथड आ गई है, 2 3 4 मेथड आ गई है। जब धान पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या किया जाता था कि धान की नर्सरी तैयार की जाती थी, धान को फिर यहां से निकालकर खेत में लगाया जाता था। धान का साथ ऐसा होता है, तंबाकू, प्याज, टमाटर और बैगन, सब्जी वाली फसलों के साथ भी लगभग ऐसा ही होता है। तो इन फसलों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद इनको खेत में लगाया जाता है। नर्सरी तैयार करने का मतलब होता है बेटा पौधे तैयार करना। क्या तैयार करना, अब इस रोपणी में पौधे तैयार नहीं करना है, इसमें तो जो भाग टुकड़े हैं उन्हीं को लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हें रोपण फसलें कहते हैं। और ट्रांसप्लांटेड किसे कहा जाएगा, जिनकी क्या कराएं बेटा, नर्सरी में पहले पौधे तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उनको खेतों में लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं फसल अवधि के आधार पर। किसके आधार पर, फसल अवधि के आधार पर, बराबर होता है फसलें अलग अलग। तो फसल अवधि के आधार पर फसलों को लगभग 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5। नंबर 1 क्या आता है, बहुत छोटी अवधि वाली फसलें, वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, है ना। अब शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज आती है पर क्रॉप भी होती है। ठीक है, ध्यान रहे, तो इन फसलों की अवधि लगभग 75 दिन होती है। कितने दिन होती है, 75 दिन होती है, और 75 से भी लगभग कम दिनों में ये लगभग तैयार हो जाती है। ध्यान रखें, है ना, बहुत सारी फसलें, मूंग उड़द की बात करें तो हम ये 45-50 दिन में भी आजकल वेराइटी आ गई है जो कि बहुत ज्यादा तैयार हो जाती है। तो मूंग, उड़द, मक्का, मूली और पालक, ये फसलें 75 से भी कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। 75 दिन का मतलब क्या बेटा, 30 दूनी 60, 70 75 यानी कि 2 से
ढाई माह में। कितने माह में? 2 से ढाई माह में ये पक्कर तैयार हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ मूंग और उड़द की बहुत सारी ऐसी वेरायटी आती है जो कि सिर्फ 45 और 50 दिनों में भी बेटा पक्कर तैयार हो जाती हैं आजकल, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में। तो बहुत कम समय में जो पक्कर फसलें तैयार होती है उन्हें हम बोलते हैं बहुत छोटी अवधि वाली फसलें। उसके बाद हम बात करते हैं तो छोटी अवधि वाली फसलें, बहुत छोटी और छोटी, ठीक है। तो छोटी में 75 से 100 दिन, याद रहे। कितने दिन याद रखना है? 75 से 100 दिन में। तो ये 3 महीने में लगभग तैयार हो जाती है। अगेती आलू भी हो जाता है, भिंडी भी हो जाती है, गोभी, सनई और सूरजमुखी हो जाता है। तो आलू भी, जैसे आजकल हम आलू की बात करें तो आलू भी 70-75 दिन का ही हो गया है ना, 2-2.5 महीने में खोल देता है। भिंडी की अगर बात करें तो ये भी ऐसी फसल है, लेकिन भिंडी 45 से 50 दिन में लगभग इतनी बड़ी दिखाई देने लगती है। 50 दिन में लगभग भिंडी इतनी बड़ी हो जाती है। और आजकल भिंडी की भी बहुत सारी वेरायटी है 45-50 दिन में बड़ी हो जाती है, ठीक है, हार्वेस्ट करने लायक हो जाती है। मध्यम अवधि वाली फसलों की अगर बात करें तो ये होती है 100 से 125 दिन में। कितने दिन में? 100 से 125 दिन की होती है। तो सरसों जो रबी में ज्यादातर लगाई जाती है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मूंगफली, चना और मटर, ठीक है। तो ये फसलें जो होती है 100 से 125 दिन में लगभग पककर तैयार हो जाती है। तो इन्हें बोलते हैं मध्यम अवधि वाली फसलें। बात करते हैं लंबी अवधि वाली फसलें, जिनको 125 से 150 दिन लगता है, 125 से 150 दिन लगता है। तो धनिया, तंबाकू, कपास, बरसीम। सर धनिया तो हम तो बहुत जल्दी काट लेते हैं। अरे भाई, तो तुम जो बहुत जल्दी हरा धनिया काटते हो तो उसे बोलते हैं हरा, क्या बोलते हो? हरा धनिया, पत्ती वाला धनिया। तो हमको पत्ती नहीं चाहिए भाई, वापिस से अगला धनिया अगर आपको बोना है खेतों में तो क्या चाहिए? बीज चाहिए। तो भाई धनिया का वापस बीज प्राप्त करने के लिए तो 125 से 150 दिन लगेंगे। पर लेकिन बता रहा हूं बेटा, सभी फसलों की बहुत ज्यादा जल्दी प्रोडक्शन देने वाली वेरायटी आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो उन वेरायटी और इन वेरायटियों को थोड़ा सा कंपेरिजन कम करना, ठीक है, बहुत कम। अगर आप बात करें बेटा सोयाबीन की, तो जो है 9560 आती है वेरायटी। कौन सी आती है? 9560 आती है, JS 9560। तो ये वेरायटी देखी गई कि भाई 65 दिन में ही तैयार हो जाती है। कितने दिन में बेटा? 65 दिन में ही लगभग पककर तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली आजकल वेरायटियां बाजार में उपलब्ध हैं। बहुत लंबी अवधि वाली फसलों की अगर बात करूं बेटा, है ना, तो इन फसलों की अवधि लगभग 150 दिन से ज्यादा होती है। कितने दिनों से? 150 दिनों से ज्यादा होती है। गन्ना, क्योंकि ये तो 1 साल में प्रोडक्शन देता है। चकुंदर ज्यादा होता है। अरहर, अरंडी और सौंफ, इन फसलों की जो होती है बहुत ज्यादा। अरहर क्या होता है बेटा? लाल तुअर जिसे बोलते हैं। लाल तुअर ऐसी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। अरहर लाल तुअर कहते हैं, जो रोज दालों में आप खाते हो उसे लाल तुअर अरहर भी कहा था, ठीक है। अरहर का वानस्पतिक नाम किस छात्र को आता है बेटा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ अरहर का वानस्पतिक नाम, ठीक है। अरहर को हम लोग बोल सकते हैं रेड ग्राम, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये हो गई 5 तरीके से अधिक लंबे समय तक फसलों को प्रोडक्शन करने वाली फसलें, ठीक है। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को आता है बेटा, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो या आपका जवाब बराबर हम देंगे, ताकि आपके सारे डाउट आपके हम लोग क्लियर कर सके, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, जब तक हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर आप, वैसे डाउट उन्हीं छात्रों को आएंगे जो बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ रहे होंगे, जो बराबर मात्रा में वीडियो देख रहे होंगे, है ना, और किताबों के भी साथ में पढ़ रहे हैं। और जिन छात्रों को कंटिन्यू पढ़ना है दोस्तों, तो आप अपने खुद के पढ़ाए हुए, हमारे पढ़ाए हुए सारे नोट्स आप लोग रेडी कर लें, ताकि आपकी एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन एज इट इज बने और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चनों का उत्तर आप दे पाए, ठीक है। तो वीडियो को जितनी गंभीरता से देखोगे, जितने अच्छे तरीके से देखोगे, उतने डाउट आपके अंदर आएंगे। और वो डाउट जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके सारे डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में मिलने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने वीडियो अंत तक देखा, है ना। और अगर अभी चैनल पर आज भी नए हो तो आप चैनल को पहले एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल का बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब जब हम आपको वीडियो अपलोड करें तो आपको समय पर या पता चल जाए कि सर ने वीडियो डाल दिया है, और आप उसको देखने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। और जो चैनल है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है। और आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सारे आपके PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।